हम इस चर्चा को शुरुआत कर रहे हैं और इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा, एक बड़ा कमाल का काम पाकिस्तान में हो रहा है। काम ये हो रहा है कि साहब भारत के जितने भी वांटेड आतंकवादी हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, जिन तक भारत पहुँचना चाहता है, उन्हें ख़त्म करना चाहता है, वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होते चले जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, भारत के वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में गोली मार देता है, उनका काम तमाम कर देता है। और ये 1-2 नहीं है, पिछले 3-4 सालों में पूरी लिस्ट तैयार हो गई है भारत के वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में कौन मार रहा है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन मार कोई भी रहा हो, काम बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान को कई बार इंडिया ने समझाने की कोशिश की, भाई पीस से बात करो। जब मोदी पावर में आए थे तो उन्होंने नवाज़ शरीफ को इंडिया के अंदर बुलाया था, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर, और ये था कि दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। फिर 2015 के दिसंबर में वो पाकिस्तान चले गए थे, जब अफ़गानिस्तान से वापस आ रहे थे, तो लोगों को लगा कि वहाँ पे हालात सुधर जाएंगे, दोनों कंट्री के अंदर पीस हो जाएगी। लेकिन ये जो जिहादी है कोई बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप उनको इतना भगला दिया गया है कि वो इंडिया के साथ पीस होने नहीं देते। जो भी कोशिश करता है पीस होने की, या तो उसको जेल भेज देते हैं या उसको जहन्नुम में भेज देते हैं। लेकिन आज जो इंडिया के अंदर हो रहा था, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, काफ़ी कम हो गई पीएम मोदी के आने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है एक्शन के ऊपर। और हमारे कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो फॉरेन में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, जिसको कहा नाम दिया जाता है अननोन गनमैन, वो हमारे दुश्मनों को मिटा रहे हैं। देखिए IC-814 के जो हाईजैक किया था जिन्होंने, उनको मिटा दिया। जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था 2001 में, उनको मिटा दिया। जिन्होंने 26/11 था, उनमें से एक बचा, बाकी सबको मिटा दिया। और जितने भी टेररिस्ट अटैक थे उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व थे, या तो उनको हमारी आर्मी मार रही है या उनको अननोन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो काम किया जा रहा है हमारी देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम है। हमारे देश की सुरक्षा हो रही है और ये काम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा और भी तेज चलेगा। और आज जो आप सुनते हैं बात कि महीने में 1 या 2 मारे जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ हफ्तों के बाद देखेंगे कि हफ्ते में कम से कम 1 आदमी मारा जाएगा। हर हफ्ते एक आध बिल्कुल मारा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसके ऊपर। इतनी तेजी से और इतना सफल काम हो रहा है ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान को भी पता तो है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, उसके बावजूद वो रोक नहीं पा रहा, उसका कारण क्या है? देखिए हमारे KS दुल्लत थे जो रॉ के चीफ थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान की ISI सबसे बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। ISI बेस्ट है, हाँ, ये दुल्लत साहब कहते थे। दुल्लत साहब कह रहे थे। दुल्लत साहब ने किताब लिखी पाकिस्तान की ISI के साथ। और दुल्लत साहब के बारे में तो अगर जितनी बात की जाए, मैं उसको जितना एक्सपोज किया जाए बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर सकता हूँ। लेकिन आप दुल्लत साहब से पूछिए, दुल्लत साहब पाकिस्तान की ISI तो फेल हो रही है। जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर गया तब भी फेल हो गई, जब अननोन गनमैन उनके लोगों को मार रहे हैं तब भी फेल हो गई। तो आप कैसे उसको कह सकते हैं बेस्ट? और जो आदमी रॉ में रह करके रॉ की बदनामी करे, देश की बदनामी करे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या उसका क्रेडिट मिलना चाहिए उसको, और किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए, शायद आप लोग बेटर जानते हैं। हम तो पहले कहते थे कि साहब हम घर में घुसकर मारते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि घर में घुसकर मारने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारे ही घर के लोगों से तुम्हें मरवा रहे हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बात ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मैं करता हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव इलाके की। उस सेंसिटिव इलाके को वैसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चिकन नेक भी बातचीत में कहते हैं। चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताना ज़रूरी है, भारत के नक्शे पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखेंगे तो बाकी भारत से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो इलाका है बड़ा पतला सा, बड़ा सकरा सा है, और वो सकरा सा जो इलाका है उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। अगर वो इलाका किसी तरीके से भारत के देश विरोधी जो लोग हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, उसे कहीं वो रोक दें तो पूरे भारत का कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा, और उसके बाद वो जो देश विरोधी लोग हैं वो जो चाहें वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोगों ने भारत को धमकियाँ भी दी हैं कि साहब हम चिकन नेक को काट देंगे। और हाल ही में बंगाल में इलेक्शन होता है, बीजेपी जीतती है, ममता हारती हैं, शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और सबसे पहला काम वो जो करते हैं वो ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक को वो केंद्रीय एजेंसियों के हवाले कर देते हैं। अब जरा ये बताइए कि चिकन नेक को लेकर क्या प्लानिंग थी जो बहुत डेंजरस थी, और क्यों ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों को नहीं देना चाहती थी? बीजेपी ने सबसे पहला काम चिकन नेक को केंद्रीय एजेंसियों को देने का क्यों किया है? देखिए आपको याद होगा शर्जिल इमाम, एक जो टेररिस्ट था, दिल्ली में बैठ के उसने कहा था कि मैं चिकन नेक को कटवा दूंगा। मतलब आप जिहादी जो देश के अंदर बैठे हैं, उनका शुरू से प्लान था इंडिया को नुकसान पहुंचाने का, इंडिया को बर्बाद करने का। चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो, चाहे आपके बांग्लादेश के अंदर बैठे हो। अगर आप बात करते हैं ममता बनर्जी, देखिए एक आपको बात बता दूं, जो कम्युनिस्ट है हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इंडिया के कम्युनिस्ट इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है। और आपको याद होगा कि 1962 का वार हुआ था,
तो उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो एक कम्युनिस्ट थे, नेहरू के टाइम में, और उन्होंने आर्मी को सपोर्ट नहीं दी। जहाँ पे हमारे एमुनिशन बनते थे वहाँ पे खिलौने बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने जो ये सीरियस है? सीरियस बात है, ठीक जहां बात है, एम्यूनिशन बनना था वहां खिलौने खिलौने बन रहे थे। देखिए बेसिकली क्या था कि उसके बाद जब वहाँ पे लड़ाई चली तो जो कम्युनिस्ट थे इंडिया के अंदर, और स्पेशली उनका कंट्रोल था सारी यूनियंस के ऊपर, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जो गवर्नमेंट के थे, उनको उनके अंदर यहाँ पे हड़ताल करवा दी ताकि आर्मी को एमुनिशन ना पहुंचे, सामान ना पहुंचे। फिर एक और बात है, जितने कम्युनिस्ट थे उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं, चाइना के डिफेंस फोर्सेस के लिए, और साथ में खून देना शुरू कर दिया। ये सीपीएम ने ओपनली कहा। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया का वो कम्युनिस्ट है। और अगर आप ममता बनर्जी की बात करो, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट भी है, ममता बनर्जी मुस्लिम भी है। मुस्लिम आइडेंटिटी उसने जानबूझ के लिए शो की ताकि वो पावर में बनी रहे, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना सके। और इसीलिए ममता बनर्जी के घर में जब लोग एंटर किए अभी रिसेंटली, तो ममता बनर्जी के घर में नमाज का प्रोग्राम डेली चलता था। वहाँ कोई मंदिर नहीं बना उसके घर के अंदर। और ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि ममता बनर्जी कम्युनिस्टों की तरह इंडिया को तोड़ना चाहती है, इंडिया को कमज़ोर करना चाहती है। एक और आपको बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे आई के गुजराल, जो कम्युनिस्ट थे। जब वो पावर में आए तो साल पहला काम क्या किया, आईबी से कहा कि जो पाकिस्तान के मिशन है उस पर वाच रखनी बंद कर दो। आईबी की चीफ ने प्रोटेस्ट किया तो कहते तो मैं घर चल भेज दूंगा। जब उसके बाद रॉ के चीफ को बुलाया, कहता है पाकिस्तान के अंदर जो आपके ऑपरेशन चलते हैं, जैसे आपने देखा अभी अननोन गनमैन का, या जो हमारे लोग वहाँ बैठे हैं जो भेजते थे हम अपनी डिफेंस के लिए, कहते बंद कर दो ऑपरेशन, पाकिस्तान में ऑपरेशन ही बंद कर दो। बंद कर दो। और इंडिया ने बंद कर दिए। हमने जो हमारे 30 साल से हमारे सोर्सेज थे, बहुत से सोर्सेज तो खत्म हो गए, क्योंकि हमने पैसा नहीं है तो अपने आप खत्म हो गए। तो ऐसे ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल कम्युनिस्ट थे। और आप केजरीवाल को ले लो, केजरीवाल भी कम्युनिस्ट है, आइडियोलॉजी इनके कम्युनिस्ट है, ये भी देश के खिलाफ चलता है। तो ममता बनर्जी देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ये काम कर रही थी। आप देखिए बॉर्डर पे फेंसिंग होनी थी, 600 किलोमीटर का बॉर्डर बचा था। जो हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ वो लगता है 4097 किलोमीटर का, और 600 किलोमीटर के बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो पा रही थी। 600 किलोमीटर बॉर्डर पे अभी भी फेंसिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां से खुले में घुसपैठ हो सकती है। खुले से घुसपैठ होती है, आप दूसरी जगह से भी घुस सकते हैं। फिर कुछ ऐसे एमपी मिले हैं जो टीएमसी को बिलोंग करते थे, उनके घर में सुरंगें बनी हुई है बांग्लादेश से आने जाने की। और शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो लैंड थी जहाँ पे फेंसिंग होनी थी, 600 एकड़ की लैंड दे दी बीएसएफ को, और साथ में वहाँ पे लोग पहुँच गए खेतों में फेंसिंग कराने के लिए, उनसे पूरे डॉक्यूमेंट पे साइन कराने जा रहे हैं। फिर एक और बात की इन्होंने 7 जो कॉरिडोर थी वो दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये कॉरिडोर पूरा सामान भिजवाना था, जो इनका रूट था नॉर्थ ईस्ट को जाने के लिए। चिकन नेक वाला सिलीगुड़ी चिकन नेक भी अलग था, ये भी कुछ अलग था, कुछ अलग रूट था जहाँ से चिकन नेक के आसपास होगा, वो दे दिया कि ताकि डेवलपमेंट का काम हो, हाईवेज बन सके। फिर चिकन नेक के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले चिकन नेक डेंजरस क्यों है सर? डेंजरस इसलिए है कि चिकन नेक चाइना के बॉर्डर के क्लोज पड़ता है। 2017 में डोकलाम हुआ था, चाइना की फोर्सेस आ गई थी डोकलाम पे। डोकलाम पार्ट है भूटान का, लेकिन चाइना के फोर्सेस उसको क्लेम करते हैं, चाइना क्लेम करता है, और उन्होंने वहाँ पे अपनी रोड बनाना शुरू कर दिया। अगर उनका रोड बनता तो उनकी फोर्सेस आती चिकन नेक से 30 किलोमीटर दूर, ताकि जहाँ से उनकी मिसाइल तो छोड़िए, उनके जो गन्स हैं वो अटैक कर सकती थी और इंडिया को डेंजर हो जाता। तो उस टाइम पे पीएम मोदी पावर में थे, पीएम मोदी ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखता है, उनके फॉरेन रिलेशंस को भी इंडिया देखता है। और उसके बाद वहाँ पे स्टॉप कर लिया। 73 दिन तक हमारा फेस ऑफ चला, उसके बाद चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। और इसीलिए मोदी ने काम किया, वो किया चिकन नेक को सेव करने का। लेकिन अब क्या है, एक नया काम स्टार्ट कर दिया गया। इन्होंने चिकन नेक के नीचे, चिकन नेक की जो चौड़ाई है वो है 22 किलोमीटर की, और जो इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर की, और उसके नीचे रेलवे लाइन बन रही है 20 से 24 फुट मीटर नीचे रेलवे लाइन बनेगी 40 किलोमीटर की। और ताकि जो अगर चिकन नेक पे कुछ कंट्रोल किया जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इंडिया सारा सामान यहाँ से भेज सकता है। आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो उन्होंने कई बार इशू उठाया, चिकन नेक को ले लेंगे, चिकन नेक पास करता बांग्लादेश के थ्रू, फिर एक बार चाइना चले गए। चाइना जाके जिनको को उन्होंने मैप दिखाया, कहते जो चिकन नेक का एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो पास होता है बांग्लादेश से, और चाइना को भड़काने लग गए थे। तो ये जो सारा काम किया जा रहा था उसको काउंटर करने के लिए इस टाइम पे शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से ज़मीन दे दी वहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास की, वहाँ पे सेफ सिक्योरिटी की जा रही है, वहाँ पे पूरा रूट बनाया जाएगा ताकि हमारे जो चिकन नेक है वो सेफ हो सके। क्योंकि छोटा सा एरिया, वहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी है, बहुत सी आर्मी है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सी ज़रूरत है काम करने की, जैसे हम रेलवे लाइन बना रहे हैं। तो ये सारा जो है काम किया जा रहा है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। और ममता बनर्जी जानबूझ के इसके खिलाफ जा रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी वो नहीं चाहती कि इंडिया स्ट्रांग हो। एक तो ममता बनर्जी कम्युनिस्ट, दूसरी मुस्लिम।
एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अब ये समय आ गया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे चिकन नेक का इलाका कहा जाता है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, ताकि आने वाले समय में बंगाल में कोई भी आए पावर में, ये इलाका यूनियन टेरिटरी बन जाए, ये केंद्र के पास चला जाए। देखिए, एक बात तो ये ज़रूर है कि वेस्ट बंगाल में अभी ममता तो आने को रही, वो तो आ नहीं पाएंगे। 5 साल तो ये रहेंगे, और जिस तरीके से बीजेपी काम करती है उस तरीके से बीजेपी अपना कंट्रोल तो कर लेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, अगर यूनियन टेरिटरी बन जाएगी तो यहाँ पे बहुत से काम हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। और मुस्लिम कहाँ से आए? बांग्लादेश से। देखिए, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, वेस्ट से तो बहुत से लोग चले गए पाकिस्तान के अंदर, जो मुस्लिम थे चले गए और वहाँ से हिंदू आ गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से मुस्लिम गए नहीं, वो यहीं रह गए। और ये वहाँ पे काम कर रहे थे कि दोबारा जो आपका हिंदुस्तान को मुसलमान कन्वर्ट करने में, इस्लाम कन्वर्ट करने में, उस पे लग गए, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद पे लग गए। और आज भी वहाँ पे बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट थी कि हम चिकन नेक ले लेंगे। तो आज गवर्नमेंट इसको एरिया को कंट्रोल करने जा रही है, यानी कि उसको एक कॉरिडोर वो बनाने जा रही है, जैसे अपने कंट्रोल में लेगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मुस्लिम है उनको भगाना पड़ेगा, और वो भगाने के लिए तभी गवर्नमेंट कर पाएगी अगर उनके कंट्रोल में वो जगह होगी, यानी कि वो स्टेट से अलग करके सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करेगी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दे रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है, और यहाँ से मुसलमानों को भगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बॉर्डर जो चिकन नेक का एरिया, वहाँ पे फेंसिंग लगी है जो 12 फुट ऊंची है। और एक और प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्या है, बांग्लादेश क्यों प्रॉस्पर कर रहा है? क्योंकि यहाँ से 20 लाख काउस स्मगल होती थी बांग्लादेश के अंदर जब ब्रिटिश राज था। ये इस इलाके से, टोटल एरिया से, टोटल एरिया से 20 लाख गायें भारत से बांग्लादेश हर साल जाती हैं। हर साल जाती थी। स्मगल करो या वैसे करो। फिर जब अंग्रेज रूल कर, जब ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम पे भी क्या था, ब्रिटिश स्पेशली यहाँ पे गाय भेजा करते थे क्योंकि उनको बहुत शौक था गाय खाने का। लेकिन जिस तरीके से शिवेंदु अधिकारी ने इस टाइम पे डिसाइड किया कि गाय को मारना या गाय को काटना टोटल बैन है, इससे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। अगर बांग्लादेश को काउस जानी बंद हो जाएगी तो बांग्लादेश वैसे ही भूखा मर जाएगा। और आज जो पीएम मोदी का जो एटीट्यूड है, थोड़े से सॉफ्ट थे, लेकिन इनको हार्ड एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, चाहे नेपाल हो। बांग्लादेश बॉर्डर का आपने जिक्र किया, चिकन नेक का आपने जिक्र किया। अब ये चिकन नेक हो चाहे बांग्लादेश के बंगाल से लगते हुए इलाके हों, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और माना यही जाता है कि ये आबादी दरअसल घुसपैठियों की आबादी है। यानी ये कितना रिस्की है कि आपके बॉर्डर के इलाके और आपके सबसे सेंसिटिव इलाकों में घुसपैठिए घुसकर बैठे हुए हैं। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्शन में क्या होगा, कौन कैंडिडेट जीतेगा, इस इलाके की सिक्योरिटी का क्या होगा, ये काफ़ी हद तक वो डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है कि हिंदू इकट्ठा हो गया। हिंदू इकट्ठा होकर के जिस तरीके से इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर कंट्रोल किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सफ़र किया था पिछले 15 साल के अंदर ममता बनर्जी के राज में। उससे पहले 34 साल यहाँ पे रूल था कम्युनिस्टों का, यानी कि 50 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा इन्होंने सफ़र किया वो किया ममता बनर्जी के टाइम पे, क्योंकि ममता बनर्जी रेप को लीगल कहलाती थी और बंगालियों को सपोर्ट करने के बजाय मुस्लिम को सपोर्ट करती थी, और हिंदू के टेम्पल थे उनको बंद करती थी, और काऊ की स्मगलिंग को एनकरेज करती थी। और साथ में इंडिया के बीएसएफ को ऑर्डर था कि कोई काऊ का स्मगलर है उसको गोली ना चलाई जाए। ये एग्रीमेंट किया गया था शेख हसीना के टाइम में, लेकिन अब वहाँ पे गोली चलनी शुरू हो गई है। जो भी स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको गोली मार देती है बीएसएफ, और बीएसएफ की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि इस पूरे एरिया के अंदर हमारी बहुत सी बेसिस भी हैं बांग्लादेश के आसपास, और उनको भी इस टाइम पे एक्टिव कर दिया गया। देखिए, हमारी 4 बेसिस हैं बांग्लादेश के आसपास, 4 हमारे जो है नेवल बेसिस हैं जो बांग्लादेश के आसपास चलती हैं, और 4 हमारी एयर बेसिस। तो उनके वहाँ पे रफाल फाइटर जेट भी खड़े हैं, यहाँ पे आपके जो मिसाइल्स हैं वो भी खड़ी हैं, और पूरे तरीके से इंडिया इस टाइम पे ध्यान दे रहा है बांग्लादेश की सिक्योरिटी को, यानी कि इंडिया की सिक्योरिटी को, जो बांग्लादेश से आते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और डर है कि अब जो पाकिस्तान की आईसी करते थे वेस्ट पाकिस्तान से, अब वो सारे के सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो बांग्लादेश के थ्रू करने वाली है, और बांग्लादेश के अंदर आईएसए की प्रेजेंट है। आपको याद होगा पीएम मोदी जब चाइना गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश के अंदर से एक अमेरिकन के द्वारा। और उस टाइम पे पुतिन ने पीएम मोदी को 10 मिनट वेट करके अपनी कार में बिठाया और उसको ले गए, और वो आदमी और पीएम मोदी को कहा जाता है कि उनकी जान बचा ली। और उसके बाद जो आदमी उनको मारना चाहता था पीएम मोदी को, उसका मर्डर कर दिया बांग्लादेश के अंदर। और कहा जाता है कि इस टाइप से मर्डर किया जैसे मोसाद करता है, यानी कि जहर मिलाया उसके खाने के अंदर और उसको वहीं के वहीं मार दिया। इस टाइम पे जो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर आईएसआई बैठी है, बांग्लादेश के अंदर टर्किश इंटेलिजेंस बैठी है, बांग्लादेश के अंदर सीआईए बैठी है, बड़े एक्टिव है वहाँ पे। और साथ में इस टाइम पे इंडिया के रॉ भी बड़ा एक्टिव हो गया है। साथ में जो आपके रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी, जिसका नाम चेंज हो गया, वो भी बड़ी एक्टिव है वहाँ पे।
और ये सारे के सारे जो हम रॉ और केजीबी एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडिया को प्रोटेक्शन के लिए, साथ में हमें मोसाद टेक्निकल एडवांटेज, टेक्निकल सपोर्ट दे रही है बांग्लादेश के अंदर। तो ये अचानक से सारी एजेंसियों के लिए बांग्लादेश इतनी इम्पोर्टेंट जगह क्यों बन गया है? देखिए एक्चुअली क्या था, जब शेख हसीना पावर में थी तो हमारा बॉर्डर पूरा सेफ था, क्योंकि बांग्लादेश की हमने इंडिपेंडेंस कराई थी। और शेख हसीना का जो फादर थे मुजीबुर रहमान, उनको इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उसके बाद जो 1971 का वार हुआ था, उसमें हमने पाकिस्तान को डिफीट किया, 2 टुकड़े किए। वो डिफीट पाकिस्तान की नहीं थी, वो डिफीट थी यूएस की। यूएस की 7th फ्लीट आ गई थी, लेकिन उस टाइम पे रशियन सबमरीन सी के अंदर आ गई और यूएस की जो 7th फ्लीट थी वो पीछे हट गई। रशिया ने जिस तरीके से इंडिया को सपोर्ट किया, तो यूएस ने उसके बाद बदला लिया 1975 में 15 अगस्त को, जब उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर करा दिया। और उससे पहले रॉ के चीफ थे वो गए थे बांग्लादेश के अंदर, शेख मुजीबुर रहमान को बात की थी, समझाया था कि भाई आपको मारने वाले आपके जो लोग हैं, आर्मी के लोग हैं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या मारेंगे। लेकिन फिर भी काओ ने उनसे कहा जब उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए कि आपको जब भी ज़रूरत है मुझे फ़ोन कर देना, 10 मिनट के अंदर हमारी फोर्सेज आ जाएंगी। एक हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है बॉर्डर के ऊपर और दूसरा हमारा खड़ा है कलकत्ता में, जहाँ पे कमांडोज हैं, और हम पूरे टाइम पे एक्टिव रहेंगे। लेकिन मुजीबुर रहमान को टाइम नहीं मिला, क्योंकि 15 अगस्त के दिन के अंदर RN काओ और 26 जनवरी को वो ऑफिस से जाते थे, बाकी दिन हमेशा ऑफिस जाते थे। और उनके मर्डर के पास फिर जब शेख हसीना थी, उनको किस तरीके से भगाया गया, सारा जो ऑपरेशन किया था उनको भगाने का या मारने का, उस टाइम पे पूरी प्लानिंग थी CIA की शेख हसीना को मारने की, क्योंकि वो 1971 का बदला लेना चाह रहे थे शेख हसीना से। लेकिन अजीत डोवाल ने उनको वहाँ से निकाला आधा घंटे पहले। प्लेन में लैंड की, प्लेन में बैठी और बैठते ही प्लेन के ट्रांसपोर्टर को बंद कर दिया गया और उनका प्लेन उड़ा कलकत्ता की तरफ। और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, एंटर किया इंडिया के अंदर, तो वो प्लेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ट्रांसपोर्टर ऑन कर दिया और वो आ गई हमारे दिल्ली के पास जो हमारी बेस है गाज़ियाबाद में, और सेफ़ हो गई। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश की सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अब यूएस की वहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और यूएस जो आज बांग्लादेश के अंदर कर रहा है, देखिए एक टाइम पे यूएस हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड हो गया था जब ट्रंप पहले टेन्योर के अंदर थे। लेकिन एकदम से यूएस ने अपना एंगल चेंज कर लिया और इंडिया खिलाफ हो गया, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो।